नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का आज 21वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर जवानों के साहस, प्रोफेशनलिज्म और आपदाओं में निस्वार्थ सेवा की सराहना। कहा, एनडीआरएफ का कौशल और कर्तव्य बोध सेवा का उच्च मानक, जिसने आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आमंत्रित। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर किया साझा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का विमोचन। डॉक्टर पलानीवेलु के प्रेरणादायी जीवन पर डालेंगे प्रकाश। 46वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आज से लखनऊ में हो रहा आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विषयों पर होगा विचार विमर्श। दावोस में WEF शिखर सम्मेलन, दमदार मौजूदगी के लिए भारत तैयार। सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करने पर रहेगा जोर। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आज अपना 21वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक संदेश साझा करते हुए बल के जवानों की बहादुरी और समर्पण की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि ट्वीट किया गया है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिनका प्रोफेशनलिज्म और पक्का इरादा मुश्किल समय में सबसे आगे रहता है। जब भी कोई आपदा आती है, एनडीआरएफ के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और सबसे मुश्किल हालात में भी जान बचाने, राहत देने और उम्मीद जगाने के लिए बिना थके काम करते हैं। उनके हुनर और कर्तव्य की भावना सेवा के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड की मिसाल है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ आपदा की तैयारी और बचाव के मामले में एक मिसाल बनकर उभरी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के चुनाव की प्रक्रिया के आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने नामांकन वापस लेने का अवसर दिया जाएगा, जिसके लिए शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार को ही शाम 6:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें नामांकन प्रक्रिया और चुनाव की आगे की स्थिति की जानकारी साझा की जाएगी। आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में देने की तैयारी है। इस चुनाव में राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के मतदाता शामिल हैं। नितिन नवीन का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक रहने की संभावना है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघर्षरत गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए जा रहे गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए POTUS का आमंत्रण साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो कि गाजा में स्थायी शांति लाएगा। बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा। ट्रंप ने पत्र में लिखा है कि हमारा प्रयास एक विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाएगा, जो कि स्थायी शांति बनाने की महान जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। एक सम्मान जो कि केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार है। हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सम्मानित विश्व के नेता हैं। बोर्ड ऑफ पीस में कूटनीति, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति में अनुभव रखने वाले नेता शामिल हैं। साथ ही भारत, तुर्की, मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 60 देशों के प्रमुखों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं और वे इसके लिए अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता में बनाया है। रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने का काम एक साथ शुरू हुआ। भाजपा सरकार ने रेल बजट को बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूरी की रही। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक यहां के लोगों के महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम भाजपा ने किया। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। साथियों, इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। नई रेल लाइनें बिछाने से, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेलवे की क्षमता बढ़ी है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आज कलियाबोर से जिन 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे भी असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
गुवाहाटी को कोलकाता से जोड़ेगी। यह आधुनिक स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी। इसके साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी, छात्र शिक्षा के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और असम के लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना सरल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो सरकारें विकास रोकती हैं और कल्याणकारी योजनाओं में रुकावट डालती हैं, उन्हें पूरे देश में वोटर नकार रहे हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया और जहां लोगों ने ऐसी सरकार को वोट देकर हटा दिया जिसने आयुष्मान भारत योजना को लागू होने से रोक दिया था, और जब एक सहयोगी सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलनी शुरू हो गई। देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया, और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है।
अच्छी खबर यह है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में युवा दोस्तों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलकर युवाओं का उत्साह देखने लायक था। आप भी देखिए ये वीडियो। आपके लिए कविता लिखा हुआ है। कविता लिखो। हाँ सर। बोल दो। India's air gives life its song. India's water pure and strong. India's soil is sacred ground where gods have walked, where strength is found. Rising India stands upright, holding high courageous tricolor bright. It builds its dreams with steady hands. आपने बंगाल के बाहर क्या क्या देखा है? बाराणसी सब देखे हैं आप? दिल्ली लखनऊ। आप एक प्रधानमंत्री है तो आप पूरे भारत और इसके बाहर के कई देश घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम सबको किस दिशा में बढ़ना चाहिए? हमारे देश के जो स्थान है ना, जब मौका मिले उसको देखना चाहिए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहिए। ये ट्रेन कैसी लगी? है एकदम अच्छा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंझे, कर हिमालय शीश धरे। इतिहास के हर एक पन्ने में लिखी बातें सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वो विश्व का सरताज है। नभ से निहारे सपनों को धरती पर कर्म की छाया है, जिसने बदली भारत की तस्वीर, वो नाम नरेंद्र मोदी कहलाता है। इस संसद की दहरी पर जिन्होंने कल शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहाँ कोई दीप जलाया था। सपनों को पंख दिए मोदी जी का संकल्प महान, मालदा पहुंची वंदे भारत प्रगति की तेज पहचान। जय भारत। बहुत बढ़िया। घर जाके क्या बताओगे? सर उन्होंने तो हमें ट्रेन में भेजा था, लेकिन हम तो फ्लाइट जैसा सफर कर दिया। शाबाश। आपके राष्ट्रीय जीवन और देश के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा आपको कौन से ओ देखिए, वंदे मातरम सुनते ही प्रेरणा मिल जाती है। ऋषि बंकुमबादू को याद करते ही, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिल जाती है। We know that you're even a workaholic person. So what gives you an inspiration to work for so long? Because we as a student we used to study for 2 or 3 hours and we feel bored or exhausted. आप घर में देखा है माँ कितना घंटे काम करती है? Yes, but करती कि नहीं करती है? Yes sir. आपने किसान को देखा कितने घंटे काम करता है? Yes sir. मजदूर को देखा कितने घंटे काम करता Yes, है? sir. तो देश में सब लोग काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके उनसे ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? inspiration. बस वही मेरी प्रेरणा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज प्रख्यात चिकित्सक और वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का विमोचन करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक गरिमामयी समारोह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा जगत, राजनीति और समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। डॉक्टर सी पलानीवेलु की ये आत्मकथा उनके जीवन के संघर्ष, उपलब्धियों और चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। पुस्तक में उनके व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ एक सर्जन, शिक्षक और जनसेवक के रूप में उनकी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर पलानीवेलु के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रेरणादायी जीवन से युवाओं को सीख लेने का संदेश भी देंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभा और विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आज से 23 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मेजबानी में होने वाले इस
राष्ट्रीय आयोजन का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज विधान भवन लखनऊ में उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में देश भर से आ रहे पीठासीन अधिकारी, सचिव और गणमान्य प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विधायी विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन शाम को विधानसभा की भीति और गुबंद पर यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से यूपी के पश्चिम से पूरब तक के जिलों और शहरों के वर्णन विवरण की लाइट साउंड से आकर्षक प्रस्तुति की जाएगी। अगले दिन यानी 20 जनवरी को पूर्ण सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रस्तावित है। 21 जनवरी को समापन सत्र में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रेरक संबोधन होंगे। सम्मेलन के दौरान विधायी परंपराओं, संसदीय नवाचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित किया जाएगा। यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, राज्यों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और विधायी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। दावोस में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच के 56वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें सरकार, व्यापार जगत, शिक्षा जगत, बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज और श्रमिक संघों से जुड़े 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 वैश्विक नेता शिरकत कर रहे हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और निवेश के नए अवसरों पर केंद्रित चर्चाओं के बीच भारत स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 56वीं वार्षिक बैठक में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मंच से भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सुधारोन्मुख नीतियों और भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से वैश्विक समुदाय के सामने रखेगा। WEF की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को कई वरिष्ठ भारतीय नेता दावोस पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। ये नेता विभिन्न सत्रों और बैठकों के माध्यम से निवेश, बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, तकनीकी और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इस साल के सम्मेलन में 130 देशों से 3000 से अधिक वैश्विक नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 1700 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स भाग लेंगे, जिनमें से करीब आधे CEO और चेयरपर्सन स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। दावोस का ये मंच भारत के लिए न केवल वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर है, बल्कि सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत करने का भी अहम अवसर प्रदान करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 26 जनवरी को पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए तैयार है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर मेहमानों के लिए तैयार किए गए खास आमंत्रण पत्र की झलक को साझा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे जाने वाले गणतंत्र दिवस एट होम निमंत्रण में इस वर्ष अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति और कला प्रदर्शित की गई है। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस आमंत्रण पत्र की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। On this 77th Republic Day, we celebrate the spirit of unity, diversity, and heritage that makes our nation truly unique. Here is a glimpse of the invitation box that has been sent to the guest for at-home reception. Rooted in the living traditions of India's northeastern region, the invitation cover is wrapped in the warmth of handloom, adorned with a vibrant hand-woven belt. The invitation box unfolds a traditional Tripura woven bamboo mat, accompanied by a handmade paper address tag and a smoked bamboo artwork, deepened by a rich, earthy brown hue. Within this specially crafted invitation box, we present a stunning wall-hanging scroll that
showcases the vibrant cultures and long-standing traditions of India's northeastern region. Here are the various elements of the scroll presenting the rich heritage of Ashtalakshmi states. The initial section of the wall-hanging scroll highlights the intricate style of Assamese manuscript painting. The subsequent fabric panel illustrates the flora and fauna of India's northeast. This section features Sikkim's Thara weaving with stinking nettle yard, along with the green bamboo coasters inspired by the Noob rain shield. This panel showcases Mongshugu handmade paper, shaped into the Mithun, Arunachal Pradesh state animal. Gogona, a bamboo jaw harp and an iconic part of the Assamese New Year celebration, Rongali Bihu. This Tripura design jewelry, crafted with simple tools and natural adhesives, showcases the craftsperson's skill. This fabric, adorned by the Khyam-Nyungan Naga tribe, made from wild orange rhea plant and Himalayan stinking nettle. Puanchei is an ornate shawl or skirt worn by Mizo women on special occasions, woven from cotton to intricate geometric patterns on loin looms. Longpi black pottery from Manipur is crafted using a mix of local clay and black stone, resulting in distinctive black glossy pieces. An airy silk stole known as peace silk or ahimsa silk has been specially designed for this occasion, featuring hand-woven motifs of the state, animals, birds and flowers of northeast India, created using natural dyes from local plants. Together, these elements celebrate the spirit of Ashtalakshmi states, reflecting the exceptional skill, creativity and living traditions of its artisans and craftspersons.